सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। वतन वापसी के बाद नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पहली बार कौम से खिताब किया और अपने खिलाफ होने वाली साजिशों पर दिल खोल कर आवाम के सामने रख दिया। अपने खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला ने इन्हें झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में सुरखरू किया, जिस पर पूरे मुल्क से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। नून लीगी कायद ने कहा कि उनके खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश का आगाज़ धरने से हुआ था। जस्टिस खोसा ने सहूलतकारी की, इल्ज़ाम लगाया कि मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए जजेस के घरों में जाकर धमकियाँ दी गई, इन्हें सिसिलियन माफिया की गालियाँ दी गई। नवाज शरीफ साहब ने दावा यह किया कि सारी बातें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं और इस शर्मनाक खेल के सारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। अपनी तकरीर में इन्होंने वो मुश्किलात भी गिनवाई जिनका इन्हें सामना रहा। नून लीगी कायद ने कहा कि इन्हें बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजारत उज़्मा से माजूल और नाअहल किया गया। इन्होंने बेटी के हमरा सैकड़ों पेशियां भुगती, अपने वालिद और वालिदा का ताबूत कब्र में नहीं उतार सके, जिंदगी के हर लम्हे में साथ देने वाली अहलिया के साथ आखिरी लम्हात नहीं गुजार सके। लीगी कायद ने सवाल उठाया कि किसी लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई, रुपए की कदर क्यों मिट्टी में मिलाई गई। इनके दौर में रोटी 5 रुपए की थी, आज 20 रुपए की है। नवाज शरीफ ने दावा किया कि इन्हें हटाकर अवाम को सजा दी गई। हकीकी खुशी तब मिलेगी जब अवाम से ये सजाएं खत्म हो जाएंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तो अपने दिल का हाल बयान कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या 8 फरवरी को इन्हें अवाम की हिमायत मिलेगी या नहीं, और PTI की दरख्वास्त और इस पर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद क्या 8 फरवरी को इंतखाबात हो पाएंगे। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं नवाज शरीफ साहब के खिताब से। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मकसद क्या है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गौस अहमद न्याजी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब, और हमें ज्वाइन किया है महमूद मौलवी साहब ने, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा। महमूद मौलवी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है, आपका क्या तज्जिया है, राय है इस बारे में? मियाँ साहब ने अपने साथ होने वाले जुल्म गिनाए हैं। क्या आज लोग उनके ऊपर जो कुछ हुआ है, उनके ख़ानदान के साथ जो हुआ, जो वो बता रहे हैं कि जी मेरे साथ इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती हो गई, क्या 8 फरवरी को इस वजह से लोग वोट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके साथ ज़्यादतियाँ बहुत जगहों पे हुई, और मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके साथ ज़्यादती नहीं हुई। जिस केस में उनको निकाला गया था वो तो बनता नहीं था। वो मेरे ख्याल से कि दुश्मन होंगे या अपोजिशन भी ये कहेगी कि वो गलत केस में निकाला गया था। बाकी वो दूसरे केसेस सही है या गलत है, मैं उसके ऊपर तज्जिया नहीं करना चाहता। अब आप बात कर रहे हैं कि 8 फरवरी को इसके ऊपर कि आवाम वोट देगी या नहीं देगी। देखिए, ये तो जो है वक्त ही बताएगा कि 8 फरवरी को वोट आवाम देगी या नहीं देगी। उसकी वजह कि कबल अज़ वक्त है। अब तो जो है, आज तो मैं देख रहा हूँ ना कि PTI जो कि इतने इलेक्शन का शोर करते थे, आज तो उन्होंने भागने की तैयारी कर ली। आप ये देखें ना, आज जो उन्होंने भागने के रास्ता निकाला और इलेक्शन को पोस्टपोन करने का तरीका निकाला है, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो खुद भागना चाह रहे हैं। आप देखें ना, हाई कोर्ट में जो अपील किया है जी, और ये कह रहे हैं कि ये RO नहीं होने चाहिए, तो इसकी जगह कि हम डॉक्टर्स को लेके आएँ वहाँ पे, या जो है कहीं बाहर मुल्क से लेके आएँ, अमेरिका से लाएँ, चाइना से लाएँ, कहाँ से लाएँ? अगर अदलिया कह रहे हैं जुडिशरी से ले आए, वो कहते हैं जुडिशरी से ले आए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में तो वो लोग हैं जिन पर पीपल्स पार्टी भी कहती है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। या जो MPO के तहत लोगों को गिरफ्तार करते हैं, दर्जनों लोगों को, तो वो जो गिरफ्तार करवा रहे हैं वो हमारे साथ थोड़ी चलेंगे। देखिए, जुडिशरी ने तो खुद मना किया हुआ है। अब क्योंकि वकला इनके साथ आ गए हैं और ये सोचते हैं कि इनके वकलाओं को क्यों नहीं ला के बिठा देते, या इनके वकलाओं को बिठा दें, या तो इनके पास जो PTI टाइगर्स मेरे ख्याल से अगर कुछ बचे हैं उनको ला के बिठा दें। देखिए, ये तो नहीं हो सकता ना कि इनके पसंद के लोगों को ला के बिठाया जाए जी। तो फिर तो ये कहना इलेक्शन कमीशन की क्या जरूरत है, ये खुद कह दें कि कहाँ पे किसको ला के बिठाना है, किसको कैसे करना है। एक तरफ कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, तो दूसरों के साथ के जी जो हम कहेंगे वो RO लेके आए, ये तो कहीं से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती तो हुई, लेकिन कभी वो कहते हैं उनका एहतसाब होगा, कभी कहते हैं उन लोगों का नहीं होगा, या यानी नाम नहीं लेते, कभी नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या हासिल कर सकेंगे कि प्रेशर टैक्टिक आपके ख्याल से मियाँ साहब कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, अगर मियाँ साहब फिर पुराने कट्टे खोलेंगे
और अगर हम फिर पास्ट की तरफ जाएंगे कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात देना और कुछ इदारों के ऊपर इल्ज़ामात देना और ये चीज़ें होंगी तो इस मुल्क को नुकसान और डेमोक्रेसी को नुकसान होगा। हमें इसको लेके आगे चलना है, जो हो गया सो हो गया। आज इस अवाम के लिए देखना है कि अवाम की बेहतरी के लिए क्या करना है और मुल्क के मेजर इश्यूज को सॉल्व करने की बात करें। अगर हम ये जाएंगे कि जी ये फलाने को हम टांगेंगे और फलाने का हिसाब लेंगे तो फिर तो ये हम कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। हम हर 5 साल के बाद हम पीछे जाएंगे लोगों का हिसाब करने, तो अवाम को कौन देखेगा? अवाम महंगाई को कौन देखेगा? मुल्क के बड़े बड़े इकोनॉमिक इश्यूज है, इनको कौन देखेगा? सारा वक्त हम इसी पे लगा देंगे। ये तो काल से जाती है। ठीक है, तैमूर तारपुर साहब ने भी ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। तैमूर तारपुर साहब, मियाँ साहब के साथ जो जुल्म और वो कहने जी ज्यादती हुई मेरे ख़ानदान के साथ हुई, उन्होंने आज खिताब में जो सरकारी टेलीविजन पर भी नशर किया गया उसमें सारा कुछ वो गिनवाया है। आपको लगता है कि इसकी वजह से 8 फरवरी को लोग वोट डालेंगे? रिपीट कर दिया क्वेश्चन, माफ कीजिएगा। जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज खिताब किया और जो कुछ उनके ख़ानदान के साथ हुआ, जिस तरह उनको सज़ाएं दिलवाई गई या वो मुश्किल वक्त में अपने प्यारों को कब्र में नहीं उतार सके, जिस तरह उन्होंने सारा कुछ गिनाया जो उनके साथ होता रहा, क्या इस वजह से अब लोग 8 फरवरी को, जिन्होंने हवाला भी दिया है कि जी लोग वोट दें, तो क्या जो कुछ उनके साथ हुआ उसकी वजह से लोग उनसे हमदर्दी दिखाते हुए 8 फरवरी को वोट देंगे, आपको लगता है? देखिए जी, इस बात में तो कोई शक शुबा नहीं है कि मियाँ साहब के साथ ज्यादती की गई। किसी के कहने पर किसी को खुश करने के लिए उन पे झूठे केसेस भी बनाए गए, उसमें भी कोई शक नहीं है। पर ये जो बयानिया है कि इस रीजन पे कोई वोट लेगा, वो बात मेरी जरा काफिल हूँ समझने से, क्योंकि जो लोग हैं अभी, जो पंजाब का जो हमें नजर आ रहा है सिचुएशन, उसमें तो शायद अभी तक मैं समझता हूँ ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि मियाँ साहब खुद कौन सी सीट से खड़े होंगे। तो ये चीजें ऐसा असर नहीं लाती। लोग ये देखना चाहेंगे, ये सोचना चाहेंगे कि पिछले 3 बार जब मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन 3 बार में उनका क्या रिजल्ट था, उन्हें किस तरह से ऑपरेट किया, इकोनॉमी बेहतर भी नहीं। तो आई थिंक दैट इज मोर। आजकल के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपसे आपके दुख के शरीक तो हो सकते हैं, पर वोट डालने से पहले मेरे ख्याल से उन्हें और भी बहुत सी चीजें देखनी होंगी। मगर तालपुर साहब, वो तो कहते हैं उससे अच्छा दौर आज तक नहीं आया, 2013 से 18, बल्कि 18 भी छोड़ दीजिए, 17, जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे। वो कहते हैं 5 रुपए की रोटी थी, आज 20 रुपए की हो गई। आज देखें मिट्टी में मिला दिया रुपए की कदर को, हमारे दौर में बहुत बेहतर था। उन्होंने तो ये गिनाया है। देखिए, मियाँ साहब का हक है गिनाना। उन्होंने अगर कोई अच्छा काम किया होगा तो उसका उन्हें जरूर रिजल्ट मिलेगा। अगर अच्छा काम नहीं किया होगा तो अवाम की मर्जी है। मैं समझता हूँ आजकल की जो अवाम है, आजकल के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि किसी नए नौजवान चेहरे को पसंद करें, जिनमें से एक्सपेक्टेशन है, जिनमें से उनको उम्मीद हो। मेरे ख्याल से आजमाए हुए कोई शायद फिर से लोग आजमाना नहीं चाहते, जो जहाँ तक बात है खसूसन पंजाब की। तो मैं समझता हूँ कि ये टर्म बिलावल भुट्टो साहब के फेवर में जाएगा, ना कि सिर्फ ये कि बेहतरी में जाएगा। पर मैं समझता हूँ बड़ी सिंपल सी बात है, मैं कितनी सीटें उठाता हूँ, नून लीग कितनी सीटें उठाती है, तो जब नंबर सामने आएगा तो पता चल जाएगा कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कौन नहीं बन रहा। पर हमें उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में कि वो प्राइम मिनिस्टर बने तो एक चेंज, एक डिफरेंस ला सकेंगे। अच्छा महमूद वली साहब, IPP की तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों नहीं देखा गया? क्यों नून लीग के साथ ही सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाया गया है? कि इस वक्त जो हम नेगोशिएट कर रहे हैं IPP के साथ, वो सिर्फ पंजाब का कर रहे हैं। ये मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, इस वक्त तक, क्योंकि मैं परसों मीटिंग भी करके आया, इस वक्त तक जो नेगोशिएशन हो रही है वो पंजाब की हो रही है। और पंजाब की इसलिए हो रही है कि पंजाब में हमारे इलेक्टेबल्स हैं और PMLN को भी अंदाज़ा है कि हमारे पास जितनों ने ज्वाइन किया है वो इलेक्टेबल्स और तजुर्बेकार लोग हैं, जिन्होंने कई दफ़ा इलेक्शंस लड़े हैं और कई दफ़ा जीते हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए जो एडजस्टमेंट है पंजाब में हो रही है। और अभी अब तक फैसला नहीं आया। हम आपस में बैठेंगे पंजाब में, जो हमारे लीडरान हैं, और उसके बाद फैसला करेंगे कि भाई हम 30 सीट लेंगे या 40 सीट में हम जाएंगे या 25 में जाएंगे या 20 में जाए। लेकिन हम भी देखिए ना, हमारे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ज़्यादातर लोग इलेक्टेबल से जो हैं जी, और हमको ज्वाइन करने के बाद हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि जी अब आप घर बैठे, आपको हम 5 साल के बाद देंगे टिकटें।
तो इसलिए महमूद मौलवी साहब कोई मिनिमम नंबर तो कुछ सोचा होगा कि इससे कम पर नहीं हम साथ जाएंगे नून लीग के? 20 हो, 25 हो, 30 हो कौमी असम्बली की या पंजाब असम्बली की सीट्स, कोई मिनिमम नंबर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, चाहे वो 5 दें। देखिए अभी तक नंबर डिसाइड नहीं हुआ, मगर जितने लोग आए हैं आपको भी अंदाजा है और मीडिया को भी अंदाजा है, मेरे ख्याल से 30-35 लोग तो जो इलेक्टेबल थे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जो पीटीआई से आए हैं, तो वो नंबर्स तो ऑब्वियसली वो ये चाहेंगे ना कि इलेक्शन लड़ना, वो ये तो नहीं चाहेंगे कि वो बैठ जाएंगे घरों पे। तो उनको मद्देनजर रखते हुए ये अभी देखते हैं कि सीट एडजस्टमेंट कैसे होती है, कितनी सीटों पे होती है, क्योंकि ये जो है हमारे जो सीनियर्स हैं और चेयरमैन साहब और प्रेसिडेंट और जो पंजाब के कर्ता धर्ता हैं वो बैठ के इसके ऊपर मेरे ख्याल से मशावरत भी कर रहे हैं और इसके ऊपर वो डिसीजन भी वही लेंगे। जी तैमूर तालपुर साहब, आपकी तरफ से कोई आईपीपी के साथ, जिस तरह महमूद मौलवी साहब कराची से ताल्लुक, वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ पंजाब के हवाले से नून लीग से बात की है, तो क्या पीपल्स पार्टी सोच सकती है कि सिंध में आईपीपी के साथ बात की जाए, क्योंकि बाकी सब तो इकट्ठे हो रहे हैं आपके खिलाफ? समझता हूँ और महमूद मौलवी साहब को भी पता है कि बैठना तो हमें उनके साथ ही आखिरकार और बातचीत करनी है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, आने वाली हुकूमत के लिए। पर जो पॉलिसी सदर जरदारी ने अपनाई है, उनकी पॉलिसी जो हमें पता है वो ये है कि वो फिलहाल किसी से भी नहीं चाह रहे कोई कोलिशन करना एट द मोमेंट, ना ही इलेक्शन के लिए। बट यस, इलेक्शन के बाद हम देखना चाहते हैं हमारी क्या स्ट्रेंथ है। सिंध में तो हमारी स्ट्रेंथ वेरी क्लियर है, पर हम देखना चाहते हैं पंजाब में हमारी सिंगल स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है हमें क्या ला के देती है पीपल्स पार्टी, मुखलिस पीपल्स पार्टी, सिर्फ पीपल्स पार्टी। वी वांट टू नो वेयर वी स्टैंड एग्जैक्टली। बड़ी उम्मीद है हमें पंजाब के लोगों से, पंजाब के बहनों भाइयों से। तो ये जो भी हमारी बातचीत होगी आईपीपी के साथ इंशाल्लाह ताला जरूर होगी, पर इलेक्शन के बाद होगी। अच्छा, तो यानी इलेक्शन के बाद फिर वो हम पीडीएम वाली जो 16 महीने की सूरत हाल है उस तरह का सेटअप आप देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि सबको साथ मिल बैठकर और इस मुल्क की जिन परेशानियों में, जिन मुश्किलात में आज हमारी इकोनॉमी है, आज हमारा मुल्क है, मेरे ख्याल से एक सिंगल जमात के कहने पर वो जरा मुश्किल होगा। मैं समझता हूँ सब साथ बैठेंगे और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और इलेक्शंस का जरदारी साहब ने कहा कि 10-15 दिन ऊपर चले जाएं तो कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल, ये जरदारी साहब ने कहा था। किस कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट साहब ने कहा था ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जहाँ तक मेरा नॉलेज था, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इलेक्शन टाइम पे भी होंगे। शायद कोई ऐसी चीज है जो मुझे नहीं पता और सदर जरदारी को पता है, जिसके लिए कहा कि 8 से 10 दिन की एक एक्सटेंशन आ रही है। और आज जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, जो अमल रोक दिया है ट्रेनिंग का हमारे एजेंट्स वगैरह की, तो मैं समझता हूँ शायद ये वो पहले से फोर्स ही कर रहे थे। जी, लेकिन महमूद मौलवी साहब आप क्या कहते हैं? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी शुरू में तो कहती रही कि चले थोड़ा वक्त मिल जाए, नई पार्टी है। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि बर्फबारी, अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी JUI से ताल्लुक है, वो भी बात कर चुके हैं। अमीर मकाम नून लीग के वो भी ये बात कह चुके हैं। अब जरदारी साहब ने भी 10-15 दिन का कहा है। तो आपको भी लगता है इलेक्शन अब कुछ और डिले हो जाएंगे? देखिए, हम सब ने तो मेरे ख्याल से यही कहा था कि थोड़ा डिले, मगर वो पार्टी जो कि अलमबरदार थी कि जी इलेक्शन फ़ौरन होने हैं और इलेक्शन डिले में सब में बड़ा हाथ तो आज उनका ही नज़र आ रहा है ना। देखिए, हम सारी पार्टियां तो आप कहेंगे चलो एक तरफ थी, कोई 10 दिन कह रहा था, कोई 15 दिन, मगर वो पार्टी जो कह रही थी कि हमें इलेक्शन अभी के अभी चाहिए, अब जब उनको नज़र आ रहा है कि उनके लिए ये इलेक्शन मुश्किल होगा, जैसे मैंने पहले कहा, अब वो जो है कोर्ट का सहारा लेके ये कह रहे हैं कि जी ROs को होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। मैंने उनसे पहले भी मेरे ख्याल से अपने शो में कहा, क्या हम बाहर से इंपोर्ट करें लोग, या डॉक्टर्स लेके आए, या उनके जो है PTI टाइगर्स को लेके आए, या उनके जो आजकल बुकला की टीम है उनको ला के हम लगाएं? देखिए ना, ये तो डिस्क्रिशन है इलेक्शन कमीशन का, ये किसी इंडिविजुअल पार्टी का डिस्क्रिशन नहीं है कि किसको RO लगाना है और किसको नहीं लगाना है। लेकिन सर, यही इलेक्शन कमीशन कुछ अफसरान के बारे में कहता है। तालपुर साहब, आप इसका जवाब दे दें कि मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में IG को बदलना है, DC को बदलना है, वो नहीं बदला जाता, बल्कि उसी को इलेक्शन कमीशन, उसी शख्स को कहता है हटाएं, उसको वो RO लगा देता है या उसको इलेक्शन की जिम्मेदारी सौंप देता है। तो ये भी तो एक अजीब बात है। कहीं इलेक्शन कमीशन के पास एम्पावर है, लेकिन कहीं इलेक्शन कमीशन, अब मिसाल के तौर पर अभी कल इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि हम रुजू करें अब सुप्रीम कोर्ट से कल के दिन में कि ये जो अब नया मामला आया है कि
तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है, उसकी वजह से अब एक लार्जर बेंच बनेगा कि क्या जुडिशरी से लेने चाहिए रिटर्निंग अफसरान इलेक्शंस के लिए या फिर ब्यूरोक्रेसी से होने चाहिए, क्योंकि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इतराज़ है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये वजह बन सकती है इलेक्शन डिले की, और ये माकूल वजह है, आप इसको जल्द अज जल्द जुडिशरी जो है 5-10 दिन में इसको निपटा दे, फैसला सुना दे? मैं उम्मीद रखता हूं कि इस मामले को जल्द ही निपटाया जाएगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं समझता हूं कि ये शायद वही मामला है जो सदर जरदारी पहले से फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं, वो सोच के बैठे हुए थे, उनका अंदाजा था कि शायद ऐसी कोई डिले आनी है, वो आ गई है। पर आई एम श्योर कि ये इसकी ज्यादा डिले नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बड़ा वाजे होकर कहा है चीफ जस्टिस ने कि 8 तारीख से 9 तारीख नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ वो ये नहीं होने देंगे। और जो लोग जो इलेक्शन की मांग करते थे आज आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं, ये बहाने लेकर उल्टा सीधा। पीपल्स पार्टी का बड़ा सिंपल स्टैंड है। काफी ऐसी चीजें हैं जो हम समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए थी, काफी ऐसी चीजें हैं इलेक्शन कमीशन की जिनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज्यादा पीपल्स पार्टी के साथ हुई है, पर हमारा मकसद ही नहीं, हमारा मकसद है इलेक्शन कराना और हमारा मकसद है इलेक्शन ऑन टाइम कराना। तो इंशाल्लाह ताला मैं बड़ा होपफुल हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी होपफुल है कि कोई लंबी डिले नहीं आएगी। महमूद मौलवी साहब, अगर ये फिर हम देखते हैं तो ये पहली दफ़ा तो नहीं होगा। पहले हमने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के देखे इलेक्शंस, वो डिले होते चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी, उस पर नहीं हो सके, इलेक्शन कमीशन ने 1 अक्टूबर का कहा, उस पर भी नहीं बात बनी, फिर उसके बाद मुसलसल तारीख आती रही, फिर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने भी असम्बलियाँ तोड़ दी 1 दिन पहले ही ताकि 90 दिन आगे चले जाएँ। फिर हमने हल्का बंदियों का मामला देखा, तो ये तो कुछ 7-8 दफ़ा ये सारा कुछ हो चुका है, अब एक दफ़ा और हो जाएगा। फिर देखें, ये जो है ना इस वक्त जो है बड़े मुश्किलों से जो है ये इकनॉमी स्टेबल हुई है, बहुत मुश्किलों से, और डॉलर को आप देखें कंट्रोल किया गया है। अगर इस वक्त हम फिर अनस्टेबिलिटी लेके आएंगे तो ये मुल्क के मफाद में नहीं होगा और इकनॉमी के मफाद में नहीं होगा। देखें, अगर इलेक्शन होने हैं, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल मेरे भाई भी सही कह रहे हैं कि 8 तारीख या 2-5-8 दिन आगे पीछे हो, जरदारी साहब ने कहा, इसमें मेरे ख्याल से सबको एक्सेप्टेबल होगा। उसकी वजह ये है कि इसमें कोई कबात नहीं कि 8 दिन या 10 दिन आगे पीछे हो। जरदारी साहब ने बड़ी मैच्योरिटी की बात की है कि 8-10 दिन आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अगर इसको टूल देना चाहेंगे कि आप कहेंगे कि इंडेफिनेट 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, तो फिर देखें ये जो है इकनॉमी बड़ी अनस्टेबल हो जाएगी और इसमें आवाम को भी नुकसान होगा और मुल्क का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये मेरा तजिया है। अच्छा, लेकिन तालपुर साहब आगे फिर रमज़ान मुबारक आ जाएगा, फिर जिस तरह कहा जा रहा है कुछ कहीं बर्फ़बारी है, कहीं कुछ है, वो 1 महीना आगे, फिर वो 2 महीने, यही मामला आगे ही चलता जाएगा इस तरह। तो आप कल क्या उम्मीद रखते हैं? इलेक्शन कमीशन अब जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, और वो कह दे कि नहीं ठीक है, निचली अदालत ने जो भी फैसला सुनाया वो अपनी जगह, इसको फौरी तौर पर 1-2 दिन में इसका फैसला करके और 8 तारीख को इलेक्शन करवाए जाएँ। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री जरा जानते हैं तो आपको पता होगा कि इन सर्दियों में इन्हीं मौसमों में पहले भी 2 बार इलेक्शन हो चुकी है। रमजान में भी इलेक्शन हुआ है, ऐसे नहीं है कि कभी रमजान में इलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर बनाना चाहे तो बहाने तो 1000 आ जाएंगे, पर कोई भी आपके पास फंडामेंटल ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आप इलेक्शन को इतना डिले कर सकें। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जो हमारे इलेक्शन को ज्यादा डिले करेगा और हमारी जो इकोनॉमी है जो थोड़ी बहुत बेहतर हो रही है उसका फिर माइनस में जाना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी आपको भरोसा करना चाहिए, मेरी बात 19-20 हो सकती है, पर महमूद मौलवी साहब जहाँ से बात लाते हैं और जहाँ से सोर्स करते हैं तो उनकी बात गलत हो ही नहीं सकती है। अच्छा, आपने कहा कि महमूद मौलवी साहब जो कह रहे हैं उनकी बात गलत नहीं हो सकती? नहीं, उनके जो सोर्सेज हैं बड़े लंबे सोर्सेज हैं, बड़े दूर तक जाते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो उनको जो बात इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप समझे बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। वो कहते हैं ना, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। तो महमूद मौलवी साहब, फिर आप पर अब तैमूर साहब ने बड़ा ये कहना चाहिए एतबार कर लिया है, तो आप बताएं सर, आपको क्या लग रहा है इलेक्शन का? मैं बिल्कुल बहुत छोटा आदमी हूँ, कोशिश कर रहे हैं एक अपना नजरिया, मगर इलेक्शन होंगे, मैं भी यही देख रहा हूँ, इलेक्शन होंगे। और बिल्कुल जैसे मैं फिर रिपीट यही करूँगा कि जैसे सब लोग कह रहे हैं 8-10 दिन आगे पीछे मेरे ख्याल से इलेक्शन हो जाने चाहिए, और जैसे सब लोग कह रहे हैं ये इकनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा। और अगर 8-10 दिन या 15 दिन आगे पीछे में इलेक्शन नहीं होते ना, तो फिर तो अल्लाह ना करे
फिर काफी लंबा जाएगा, फिर वो 2 महीने नहीं तहरीक इंसाफ होगी, आपको नजर आता है इलेक्शंस में बल्ले का निशान होगा? नहीं, देखिए बल्ले का निशान का मैं नहीं कह सकता, मगर मैं कहूँगा तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ना चाहिए और इनके लिए ओपन फील्ड है। अच्छा, और ये खुद कहते हैं, देखिए इलेक्शन में इनको हिस्सा लेना चाहिए और लेंगे भी। और मेरे ख्याल से जो अवाम फैसला करेगी, देखें बिल्कुल इनके पास ऑब्वियसली वो जो है लोग नहीं होंगे जो कि इलेक्शन लड़ने वाले, क्योंकि इलेक्शन भी एक साइंस है। ऐसा नहीं है कि मालूम पड़ा जो आएगा वोट देगा, वोटर्स को निकालना भी पड़ता है, वोटर्स को परस्यू भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें उसको देख के फिर देखें ना। मैं आपको एग्जांपल दूं, इमरान खान साहब खुद लड़ रहे थे, उस वक्त तो ये हाल नहीं था, मलिर से इलेक्शन हारे, तो आप मुझे बताएं उस वक्त तो बड़ी पावर में भी थे। तो ये चीज़ें तो होता है कि मलिर से इलेक्शन आप हार गए, कराची में इमरान खान खुद खड़े थे। तो ये मनूवर बहुत सारी चीज़ें 19-20 हो जाती हैं, तो क्योंकि लोगों को निकालना है और कहाँ से लोग आएंगे और कैसे अप्रोच करना, ये थोड़ा फ़र्क है। तैमूर तारपुर साहब, अभी हमने देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाला जो केस है उसको दोबारा खोला गया है, उसमें चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, यानी किसी ना किसी तरह जो पुरानी गलतियां हैं उनको दुरुस्त ना सही लेकिन एक पता तो लगे, एक फैक्ट तो आ जाए, जो कि सारी कौम को पता है कि गलत फैसला था, लेकिन अब जुडिशरी भी उसको मान ले। तो मियाँ साहब भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि जी कारगिल हुआ, क्या वो उस वजह से जो हमने उसके बारे में बात की उस पर मुझे निकाला गया, 93 की भी बात कर रहे हैं वो। तो बल्कि यही सवाल गौस अहमद न्याजी साहब ने ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। गौस साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज कहा कि उनके साथ उनके खानदान यह है कि इसमें नवाज शरीफ की जो कन्विक्शन थी गलत थी, तो ये जो लोग इसमें मुलव्वस थे उनको कौम के सामने, ये कौम को बाद में बताया जाए कि मियाँ साहब करप्ट नहीं है, इनको करप्शन को जो बयानियाँ आप जो यंगस्टर हैं जो 20 साल की, जिनकी उम्र 22 साल है, वो गुज़श्ता 10 साल सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ करप्ट है, इन्होंने मंडी लॉन्ड्री की, इन्होंने ये किया वो किया है। लेकिन आप जब क्लियर हो तो मियाँ साहब कहते हैं कम से कम ये सच तो सामने आना चाहिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जनरेशन को बताना चाहिए। जी जी, कौन बताए? वो मियाँ साहब तो बता रहे हैं सारों को, बरी भी हो गए हैं, वो कहते हैं मैं बरी हो गया, कौम नहीं बरी हुई, तो वो कौम अब किस तरह से आज़ाद होगी? कौम इंशाल्लाह कौम जब मियाँ साहब को वोट देगी, मियाँ साहब को मेजॉरिटी के साथ अक्सर हुकूमत बनाएगी, तो कौम का जो बदलाव होगा, कौम जो महंगाई की भंवर में फंस चुकी है, वो इंशाल्लाह मियाँ साहब आके उस भंवर से निकालेंगे उनको, और उसको कौम को जिसको महंगाई का जिक्र कर रहे थे कि 40% तक पहुँची है, कहाँ 5% और कहाँ 40%, तो महंगाई को दोबारा नीचे लाया जाएगा। किस तरह कौम और जिन लोगों ने उनके खिलाफ केसेस बनाए या जो कुछ किया, जिस तरह राहिल शरीफ साहब का नाम ले रहे हैं, बाजवा साहब का ले रहे हैं, वो कारगिल का भी इशू, 93 का भी, उनका क्या होगा? सिर्फ नाम लेकर ख़त्म, या वो समझते हैं हुकूमत बनाकर कोई एक कमीशन बनाना चाहिए कि किसने उस वक्त क्या क्या किया? वो तो मियाँ साहब जो पहले दिन 21 अक्टूबर को स्पीच की थी, तो वो तो जो कह रहे हैं इंतकाम के जज्बे से नहीं आए हूँ मैं, कोई इंतकाम किससे नहीं लेना चाहता। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हाँ जी, वो एहतसाब का कहते हैं। एहतसाब तो तभी होगा ना जब उनको कटहरे में किसी को लाया जाएगा, खाली नाम ले से तो नहीं एहतसाब हो जाएगा जी। उस पर चाहे अदालतें नए कमीशन बनाया जाए कि इस पे ये किरदार दे, इन्होंने मुल्क के साथ ये खेल खेला और मुल्क की तबाही के ये लोग जिम्मेदार हैं, बस ये बताना चाहते हैं। हम किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर चाहते। उसकी वजह है कि जिस तरह मुल्क के हालात हैं आज, हम जिस तरह इमरान हमें जी ठीक, गौस साहब से रब्ता मुकत्ता हुआ है। ब्रेक लेते हैं जी। महमूद मौलवी साहब बहुत शुक्रिया आपका, तैमूर तालपुर साहब और गौस अहमद न्याजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या मुल्क की मईशत वाकई संभल रही है और इलेक्शंस के हवाले से अब क्या होगा। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी कि रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से लिए जाएँ और ब्यूरोक्रेसी से ना हो। इस पर अब इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था कि ब्यूरोक्रेसी से अफसरान लेने का, उसको मुअत्तल किया गया और लार्जर बेंच बनाने का कहा गया है। इसका क्या होगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला।
तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ एक दरखास्त हाई कोर्ट में दी थी और वो दरखास्त मंजूर हुई। इलेक्शन कमीशन का आरओज़ की तैनाती का नोटिफिकेशन जो था उसको मुअत्तल कर दिया गया और लार्जर बेंच इस मामले बनाने का कह दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ हाई कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि खदशात हैं एक जमात के, यानी जो जमात दरखास्त लेकर आई तहरीक इंसाफ के, कि लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम मौजूदगी नजर आती है। आज़ाद ग्रुप्स ने भी इसकी निशानदेही की, यानी ये फैसले में लिखा है लाहौर हाई कोर्ट के, आज़ाद ग्रुप्स ने भी इसकी निशानदेही की। आला सियासी क़यादत के जेल में होने या अंडरग्राउंड होने से इंतखाबात पर सवाली निशान होगा। दरखास्त गुजार का इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात से गुरेज का खदशा दुरुस्त मालूम होता है, क्योंकि कुछ ऐसे रिटर्निंग अफसरान तैनात हुए जिन पर दरखास्त गुजार की सियासी जमात यानी PTI एतमाद नहीं करती। इंतखाबात के इनेकाद पर अरबों रुपए खर्च होते हैं जो नताइज तस्लीम न करने पर ज़ाया हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने का इरादा अभी तक हकीकत में तब्दील नहीं हो सका, लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसले में कहा। हाफिज़ एहसान अहमद साहब सीनियर वकील हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। हाफिज़ साहब, ये लाहौर हाई कोर्ट ने तो कह दिया तहरीक इंसाफ की ये दरखास्त पर, लेकिन अब उसके बाद मामला ये आ गया कि जो तहरीक इंसाफ कहती है कि जुडिशल अफसरान लगाए जाए, रिटर्निंग अफसरान जिन्होंने देखना होता है इलेक्शंस के सारे मामले को, प्रोसीजर को, तो वो तो जुडिशरी पहले ही उस पर इनकार कर चुकी। अब ये दरखास्त मंजूर होती है इसमें कि जी रिटर्निंग अफसरान जिन पर खदशात हैं ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाएँ, क्योंकि वो आहत चीमा साहब के अंडर आती है शायद इस वजह से। तो यह मामला किस तरफ जाएगा? ये तो ऐसे लग रहा है कि फिर खदशात हो रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शंस का क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इस सारे जो आपने जिस प्रोपोजिशन पे बात की है, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक है इसका प्योर लीगल एस्पेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, और दूसरा इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। पहले मैं बात कर लूँगा लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान का जो लॉ है, इलेक्शन एक्ट 2017, उसका सेक्शन 50 और 51 जो है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर्ड करता है कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करे। और उसके लिए उनके पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन उनके पास ये है कि वो अपने इलेक्शन जो ऑफिशल्स हैं या उनके मुलाजम हैं उनको भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर लगा सकती है। दूसरा जो ऑप्शन उनके पास ये है कि अगर उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है या वो और इलेक्शन ड्यूटीज़ के अंदर है, तो दूसरा उसके पास ऑप्शन ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगी और उस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने जो ऑफिशल्स हैं वो उनके साथ लिस्ट शेयर करेंगी और उनमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स वो लगाएगी। और तीसरी कैटेगरी वो है कि जो आप इलेक्शन कमीशन जो है वो कंसर्न जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें कहें कि अपने सबॉर्डिनेट जुडिशरी से जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और आपके जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स वो उनको दें। तो ये 3 चीज़ें लॉ के अंदर हैं और ये प्रेरोगेटिव या एम्पावरमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। अब उसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि 2009 के अंदर जो हमारी जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की आई, उसके अंदर ये फैसला किया गया कि आइंदा हम पाकिस्तान के इलेक्शंस के लिए किसी भी तरह के जो इलेक्शन होंगे हम इनको जुडिशल ऑफिसर्स नहीं देंगे। 2012 के अंदर जब इलेक्शन 2013 में हम जा रहे थे तो इलेक्शन कमिश्नर थे हामिद अली मिर्जा साहब। कुछ अरसा के लिए उन्होंने जब दरखास्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी इस बात को नहीं माना और उसके बाद जब फखरुद्दीन जिब्राहिम बने तो उन्होंने एक एप्लीकेशन की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्टली जो है वो उसको अलाउ किया और कुछ लोग जो थे वो एग्जीक्यूटिव साइड के थे और कुछ लोग जो थे वो जुडिशरी के थे। 2018 के अंदर जो था वो आपके पूरे मुल्क के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो जुडिशरी थे। अब 2023 का जब प्रोसेस हुआ तो आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर ये इलेक्शन होना या ना होना जो है ये पिछले 1 साल से चल रहा है कि जब से पंजाब की इलेक्शन KPK के गवर्नमेंट्स हुई हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रोविंसेस के जो चीफ जस्टिस है उन्हें अप्रोच किया कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं और आप हमें जो है वो दें। अब आप अगर जनवरी के अंदर जो हमारे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हमारे जजेस ने ये फैसला किया या चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस लेवल पे अब कन्फ्रंटेशन चली गई है उसके अंदर फिर हमें घुसेड़ ना दिया जाए, जिस तरह 2009 के अंदर एक फैसला आया था कि हमें इनमें नहीं जाना चाहिए। अब उस प्रोसेस के बाद जो है कि जब आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शंस नहीं है कि अपने मुलाजिम दे, हाई कोर्ट जो है वो आपको दे नहीं रही, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन जो है वो ये है कि आप एग्जीक्यूटिव से लोग लें। अब उनके मुतालिक लॉ ये कहता है कि 60 दिन जब आपकी इलेक्शन डेट है उससे पहले जो है आपने वो रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है उनको नोटिफाई करना है।
चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर्स ये ऐसे होंगे जो इलेक्शन एक्ट 57 और 58 है उसके नीचे जो शेड्यूल है उन्होंने ही देना है, सिर्फ नोटिफिकेशन शेड्यूल करना मकसद नहीं है, उसको तो एग्जीक्यूशन जो है वो आपके ये डिस्ट्रिक्ट या रिटर्निंग ऑफिसर्स करेंगे। अब जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के मुतालिक जो मूव की गई है, मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल मूव थी। उसका मकसद ये था कि इस प्रोसेस के अंदर लोगों को ये बावर करवाया जाए कि जुडिशरी के नीचे इलेक्शन होने चाहिए, और स्पेशली उस वक्त भी कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोर्ट के अंदर जाके कहा कि जुडिशरी ने रिफ्यूज कर दी है। अब दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन ये था कि जो पिटिशनर था वो विड्रॉ कर लेता कि जब जुडिशरी ने रिवोक कर लिया है तो हम किस तरह कहें। दूसरा जज साहब के पास ये ऑप्शन था, वो कहते कि मैं किस तरह करूं, लेकिन यहां पे उन्होंने किया कि वो अब चले गए वायरीज ऑफ द लॉ के ऊपर कि जो 51(2) है उसको आप स्ट्राइक डाउन करें और सेक्शन 51 करें। अब जब हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया है तो लीगली ये है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी का एक ऑर्डर कर दिया है कि जिसके ऊपर इलेक्शन होंगे, वो फेज 2 था जो 57 58 के नीचे होना था। अब ये फेज 1 50 और 51 जो है, अगर ये सस्पेंशन हो गई है, रिटर्निंग ऑफिसर ही नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो लीगली जो है वो 57 58 का नोटिफिकेशन नहीं कर सकता। अब जितनी देर तक या लार्जर बेंच न बने या सुप्रीम कोर्ट इसको कॉग्निजेंस न ले या ये है कि इस ऑर्डर को रिवर्स न किया जाए, उतनी देर तक सेक्शन 57 और 58 के नीचे नहीं आ सकता। और इतना क्रूशल है कि अगर कल ये मामला फैसला नहीं होता तो फिर आपके मुल्क के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि जितनी देर तक रिटर्निंग ऑफिसर नहीं आएंगे उन्होंने ही पब्लिक नोटिस देना है, उन्होंने ही नॉमिनेशन पेपर लेने हैं, उन्होंने ही स्क्रूटनी करनी है, उन्होंने ही सारा इलेक्शन का कंट्रोल जो है वो चलाना है। और अगर वो नहीं आएगा तो आपके मुल्क के अंदर 8 फरवरी नहीं आएगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर जो है वो इस वक्त मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि शायद ये जो पॉलिटिकल मूव थी थ्रू लीगल प्रोसेस जो है ये इस लेवल पे चली जाएगी कि शायद अब पीटीआई के हाथ में भी ना रहे और बात कहीं और चली जाए। और बात वहां तक चली गई है कि अगर कल तक फैसला नहीं आता तो फिर आपके मुल्क के अंदर जो सेक्रो स्टैंड डेट थी 8 फरवरी की, वो अब इलेक्शन नहीं होंगे और उसकी जिम्मेदारी उन अशखास पे होगी या उन लोगों के ऊपर होगी। यानी आप समझते हैं कल सुप्रीम कोर्ट अब फैसला, इलेक्शन कमीशन दोबारा जा रहा है कल, तो अगर कल सुप्रीम कोर्ट नहीं वाज़ेह तौर पर कोई फैसला देती तो फिर मामला 8 से आगे निकल जाएगा। देखिए कल उसामा भाई, कल आप देखें कि कल इट इज़ अ नॉकिंग डे। नॉकिंग डे का मतलब ये है कि कल अगर ये फैसला इस चीज़ पे नहीं आता कि क्या जो लार्जर बेंच का ऑर्डर है उसको रिवर्स नहीं किया जाता, या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इन चीज़ों को अपनी तरफ बुला सकती है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस प्रोसेस के अंदर रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फाइल को बुला लेती है जो उसकी कॉम्पिटेंसी है और वो कल ही एक ऑर्डर कर देती है, तो फिर आपका 56 या 57 दिन का जो इलेक्शन शेड्यूल है वो कंटिन्यू करेगा। और अगर कल इस तरह का प्रोसेस नहीं होता तो फिर आपको दोबारा 8 तारीख के मुतालिक जो है वो नोटिफाई करने की ज़रूरत आएगी। ठीक, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं पॉलिटिकल एक डिसीजन था, उसमें शायद ये था कि मिसाल के तौर पर एमपीओ का हमने देखा बड़ा इस्तेमाल हुआ। लाहौर में हमने देखा है दर्जनों एमपीओ की वजह से लोगों को गिरफ्तार किया गया, नज़रबंद किया गया। इस्लामाबाद में हमने देखा जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी उसका नोटिस लिया। तो इस वजह से भी तो खदशात हैं कि जी वही अफसरान जो एमपीओ के तहत गिरफ्तारियाँ करवा रहे हैं वो उस पार्टी के साथ कैसे अनबायस्ड हो सकते हैं। नहीं, अगर आप इसको देखें ना जी, तो अगर तो पिक एंड चूज़ का है, अगर आपकी नज़र से वो 11 दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन जो सस्पेंड किया है इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने, अगर आप उसको देखें तो लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ पंजाब की हद तक सस्पेंड नहीं किया, बल्कि वो जो 11 दिसंबर का नोटिफिकेशन था वो पूरे मुल्क के लिए था, वो पूरे मुल्क की नेशनल असम्बलीज़ के लिए था और पूरे मुल्क की प्रोविंशियल असम्बलीज़ के था। अगर आप उसकी कॉम्पोजिशन देखें तो उसके अंदर उन्होंने किया ये है कि पूरे मुल्क के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं या जो डीसीओज़ हैं उनको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर किया है, जो ग्रेड 18 या ग्रेड 18 से ऊपर है, और ग्रेड 17 के जो लोग हैं जो वो उसी एग्जेक्टिव साइट्स के अंदर हैं उनको उन्होंने कर दिया है असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, और उसके बाद जो है वो नीचे रिटर्निंग ऑफिसर और फिर असिस्टेंट रिटर्निंग। चूंकि एक हल्के के लिए आपको 4 लोग चाहिए होते, एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, उसके नीचे एक रिटर्निंग ऑफिसर जो डायरेक्ट है, और उसके नीचे जो है 2 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर पूरे अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसको करता है। अब आप ये देखें कि आप किसी जो है फ़र्ज़ किया हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसके बंदे को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर
ऑफिसर लगा दें या एजुकेशन के किसी बंदे को लगा दें, तो वो किस तरह उस मशीनरी को मूव करेगा कि एक जो है वो एजुकेशन बैकग्राउंड है या हेल्थ बैकग्राउंड है या प्लानिंग बैकग्राउंड है। तो फिर ऑप्शन यही है, और पूरे मुल्क में पहले भी होता यह है कि आपको फिर ये करवाना चाहिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इन्हें ये एप्रीहेंशन था या किस तरह चीजें चल रही हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक रिफ्यूजल जो था वो कोर्ट से आया हुआ था, तो उससे पहले ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेके जाते और वहां पे जाके कहते, जब इलेक्शन शेड्यूल वाली बात चल रही थी कि सर इस मुल्क के अंदर जुडिशरी को जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स देने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर देने चाहिए, ताकि जो आर्टिकल 220 के नीचे जो है वो इस मुल्क के अंदर जो है, या आर्टिकल 218 के नीचे इस मुल्क के अंदर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। तो वो उस मौके पे तो पॉइंट नहीं किया गया। जब 11 का आ गया, 60 दिन का टाइम था, अब 4-5 दिन के अंदर वो हेयरिंग करके आपने देखा है कि एक रिजल्ट आया है, और वो रिजल्ट इतना आया है जिसको मैं ये समझता हूं कि आपका वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ये कहती थी कि ये पत्थर पे लकीर है, लेकिन वो ऑर्डर भी इस चीज के अंदर से डिस्टर्ब इसलिए आ जाएगा कि वो फेज आया था 57-58 का, और ये जो आपका हाई कोर्ट लार्जर बेंच के लिए भिजवाया गया है सेक्शन 50 और 51 का। तो दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स है, बट डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो डिपेंड करती है कि आपका जो इलेक्शन शेड्यूल है उस प्रोसेस को आगे किया जाए। जितनी देर तक वो नहीं करेंगे, और अब मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या इंटरवीन कर ले या लार्जर बेंच इसको कर ले, इस इशू को कल तक डिसाइड होना चाहिए ताकि जो 8 फरवरी की डेट है उसको मीट कर सके, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होगा। और इलेक्शन से पहले का जो माहौल है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने जो बातें की हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम मौजूदगी है, गिरफ्तार है क़यादत या अंडरग्राउंड है, सवालिया निशान है, मुनसिफाना आज़ाद इंतखाबात ज़रूरी हैं, अरबों रुपये इस पर खर्च होता है, लेकिन अगर इस तरह से होगा, खर्चात रहेंगे तो सब खर्च ज़ाया हो जाएगा। और फिर ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन आज़ाद, मुनसिफाना, गैर जानबदाराना इंतखाबात कराने का इरादा भी अभी तक हकीकत में तब्दील नहीं हो सका, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा हुआ है। तो ये तो चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। वो इलेक्शन कमीशन जो कहता है जी इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी को आप तब्दील करें, वो नहीं हो सकता। जी देखिए उसामा भी, मैं आपको बताऊं, अगर सिर्फ आप अभी इसको सेंट्रिक 2024 के इलेक्शन में 1988 का इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हुआ, क्या 88 के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड था, या इसके मुतालिक किसी ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं? और वो कंट्रोवर्सी ये चली कि 1990 के अंदर जो था वो एक हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया गया और उसकी जगह फिर एक लाइक पीडीएम जो है वो जब बनी, एक इकट्ठी जिसे जेआईटी उस दौर आईजेआई बनी। और जब आईजेआई का इलेक्शन आया तो फिर आपने देखा कि पीपल्स पार्टी जो थी वो वाइप आउट हो गई। फिर जब 93 का आया उन्होंने कहा हम नहीं मानते। फिर 93 के अंदर जब पीपल्स पार्टी आई तो मियां साहब ने लॉन्ग मार्च तक किए और उन्होंने कहा हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते। जब 97 का इलेक्शन आया तो उन्हें जो है वो 2/3 मेजॉरिटी मिली तो दूसरों ने कहा हम नहीं मानते। फिर जब 2002 का इलेक्शन आया तो जो जीत गए उन्होंने कहा ठीक है और जो हार गए उन्होंने कहा नहीं आए। फिर जब 2008 का इलेक्शन होने लगा तो आपको पता है कि पीटीआई और जितनी भी नेशनलिस्ट पार्टी थी बलूचिस्तान की उन्होंने बाइकआउट किया और फिर एक स्ट्रगल शुरू हुई। फिर जब 2013 के इलेक्शन आपके इस मुल्क के अंदर हुए तो आपने देखा कि उसका कॉन्सिक्वेंस जो था वो धरनों के अंदर निकला। उसने कहा हम नहीं मानते उस चीज़ को, हालांकि वो जुडिशियल ऑफिसर्स के नीचे थे। जब 2018 के इलेक्शन हुए तो आपने ये देखा कि पहले जो नैरेटिव चल रहा था कि धांधली है, पंक्चर्स हैं, सारा कुछ था, वो आगे चला गया कि सिलेक्टिव है। जुडिशियल ऑफिसर्स तो उस वक्त भी थे, फिर वो आगे आप देखें कि आगे हम चले गए सिलेक्टिव नहीं है जी, इंपोर्टेड वाली है। तो ये चीज़ ऐसी है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक नैरेटिव बिल्ड करती हैं इलेक्शन से पहले ताकि अगर हम हारें तो हम उसको फॉलो करें। और दूसरा पॉलिटिकल मैच्योरिटी की भी कमी है कि हमने वक्त के साथ सीखा नहीं है और इसलिए नहीं सीखा कि हम इस मुल्क के अंदर ना स्टेटस को बदलना चाहते हैं ना इस मुल्क के निज़ाम को बदलना चाहते हैं, बल्कि हम एक पावर पॉलिटिक्स के अंदर इस मुल्क के अंदर हैं कि वो पावर पॉलिटिक्स अगर हम हैं, हम रूल कर रहे हैं तो सारा सिस्टम ठीक है, अगर हम बाहर हैं तो ना इदारा ठीक है, ना इदारे ठीक है, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट ठीक है, ना हमारी जुडिशरी ठीक है। और फिर अगर हम पावर के अंदर आ जाएं तो हम डिफेंड कर दें। आप इन सारों के स्टेटमेंट्स निकाल लें। ये सारे लोग 88 में जो हारे थे वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे, जुडिशरी के खिलाफ थे, और जो जीते थे वो सारे इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी को कहते थे और एग्जीक्यूटिव को। आप 90 का देख लें, जो इस्टेब्लिशमेंट के प्रो थे वो एंटी हो गए, जो एंटी थे वो प्रो हो गए। 93 देख लें, 2013 के अंदर देख लें, 2018 के अंदर आप देख लें, और जो 2018 के अंदर अब आपके सामने टर्म्स ही मुख्तलिफ आ रही हैं
किसी जगह कहा गया लाडला आ रहा है, किसी जगह कहा गया कि सुपर लाडला आ रहा है। लेकिन ये उसामा भाई पाकिस्तान के रियल इश्यूज नहीं है। पाकिस्तान का इशू ये है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी पे जानी चाहिए, टॉलरेंस के अंदर जाना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, और वो स्पेस के लिए एहसान साहब वो तो सारी लीडरशिप फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं, ज़रदारी साहब कह चुके हैं, वो तो सब तैयार है भाई इसको डिले करवाने पे। उसामा भाई मैं आपको चीज उसामा भी बात ये है कि चूंकि हमारे अंदर पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है, हम ये समझते हैं कि अगर मैं जीत गया तो सारी अवाम मेरी साथ है और अगर मैं हार गया तो मेरी अवाम साथ नहीं है। अब आप ये देखें कि पिछले टेन्योर जो 1.5 साल था, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी नहीं थी। क्या इन्हीं लोगों ने एक दूसरों की तारीफें नहीं की कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हमें तो शहबाज स्पीड जो है वो कराची के अंदर चाहिए, और आज वो कहते हैं कि जी वो डिस्कस कर गए हैं कि जी हमारा तो इस महंगाई के साथ ताल्लुक कोई नहीं है। उससे पहले आ जाए कि उससे पहले जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अंदर कहते क्या थे कि इससे बड़ा मैंने डेमोक्रेटिक आदमी नहीं देखा, और ये इस मुल्क के अंदर इतना ज़बरदस्त आदमी है। और फिर बात चली कि इन्हें लाइफ टाइम भी जो है वो दे दी जाए, एक्सटेंशन दे दी जाए, या जितनी देर तक नए इलेक्शंस नहीं आते उसको देख लिया जाए। उससे पहले आप आ जाएं तो आप देख लें कि जो ये असल बदकिस्मती की बात है कि इस मुल्क के अंदर असल रियल इश्यूज जो हैं, जो हमारे आम आदमी का है, जिसमें महंगाई है, एजुकेशन है, तालीम है, गवर्नेंस है, जस्टिस है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर है, वो अब पीछे हो गया है। चंद पर्सनैलिटीज की बात है, उन पर्सनैलिटीज की बात जो है वो इनके विम्स पे चलती है। अगर सिस्टम उनके विम्स के मुताबिक चलता है तो बहुत अच्छा है। आज आप देख लेना जिनके केसेस भरी हुए हैं, वो कहते हैं इंसाफ की जीत है, वो कहते हैं हाई कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी मेरिटोक्रेसी है। आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का भी तो आपने रिजल्ट देख लिया है ना, आपने नैब की अमेंडमेंट्स आई, आपने उसका भी रिजल्ट देख लिया, आपकी मिलिट्री कोर्ट्स के भी आई, आपने उसका भी देख लिया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी वो हैं कि जो हम दिल से नहीं कह रहे होते, हम एक नैरेटिव एक जुबानी तौर पे बनाते हैं, लेकिन इस नैरेटिव ने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को इसने बहुत बड़ा डैमेज किया। लेकिन क्या अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं तो वो एक आगाज नहीं होगा कि मुल्क में स्टेबिलिटी का या जो मसाइल आप कह रहे हैं उनको हल करने का? क्योंकि अभी हमारे साथ पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा थे, वो कह रहे थे हमने फिर इकट्ठे ही होना है, हमने फिर सिर्फ इलेक्शंस तक ये है अलग अलग, उसके बाद हम सब इकट्ठे होंगे दोबारा। नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूँ ना कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कौन कराए जी। अब ऊपर से तो फरिश्ते आने से तो रहे, अब ये है कि आपके मुल्क के अंदर आप ये समझते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं और हम भी समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और वो चीज़ों को टेक ऑन करना जानते भी, और उन्होंने अपना कुछ अरसा देखे कि आपने देखा है कि उन्होंने इवन अपनी पार की हद तक जो है वो स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन के अंदर गए और आपने वो लाइव प्रोसीडिंग्स देखी, और आप उसके बाद भी देख लें जो उनका कॉन्डक्ट चल रहा है। अब उसके बाद भी अगर हम समझें तो फिर हम कहाँ से वो चीज़ें एक्सरसाइज करें? वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा मिसट्रस्ट है, और मिसट्रस्ट इस लेवल के अंदर है, अगर आप पिछले 10 साल का आप देख लें, एक पार्टी दूसरी पार्टी की शक्ल देखना नहीं चाहती थी, ये भी आपके सामने है। दूसरी पार्टी जब इक्तदार के अंदर आई तो आपने देखा कि 3 साल इस मुल्क के अंदर जो है वो किस तरह लेजिस्लेशन होती रही है, किस तरह इस मुल्क के अंदर जो था कि जो ही आप टीवी ऑन करते थे तो झगड़ा और गालियां और क्या क्या चीज़ आपके सामने नहीं आया, और इस लेवल तक बात चली गई कि हमने एक जो लीगल प्रोसेस था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उसको आर्टिकल 5 के ऊपर स्ट्राइक डाउन किया। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब का आप रोल देख लें कि ना प्रेसिडेंट जो है वो नई गवर्नमेंट से ओथ ले रहे हैं, वो गवर्नर्स को भी नहीं हटा रहे, वो आपके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री लॉज के अमेंडमेंट्स के ऊपर भी कह रहे हैं कि मुझे उस चीज़ का पता नहीं है। वो उसके बाद इलेक्शन डेट्स के अंदर भी आके कन्फ्यूजन उसके अंदर आ रही है। वो उसके बाद इलेक्शन कमीशन उनके पास नहीं बैठ रहा, वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं बैठ रहे, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में नहीं बैठ रही, और अल्टीमेटली जो सफ़र क्या हो रहा है, सफ़र आप देख लें कि पिछले 97 के अंदर इस मुल्क के अंदर जो डॉलर था वो तकरीबन 56 रुपए के करीब था, आज इस मुल्क के अंदर डॉलर 380 पे चला गया। ये वो सारी चीजें हैं सारी जो लोगों को रियलाइज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज, आपने अपना ओपिनियन दिया, हमें ज्वाइन किया खुर्रम शहजाद साहब ने, माहिर मईशत है। खुर्रम शहजाद साहब, अभी फिच की रेटिंग का भी आ रहा है माशी मैदान में कि कुछ स्टेबिलिटी है या इस तरह से मामला चलेंगे, इलेक्शंस की प्रेडिक्शन की जा रही है कि उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज बड़ा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन महंगाई मुल्क में उसी तरह से चल रही है। लोगों को ये समझ नहीं आती, एक तरफ पॉजिटिव खबरें आ रही होती हैं कि मुआहदे भी हो रहे हैं, लेकिन हम कोई आम आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क नहीं देख रहे होते। जी बहुत शुक्रिया। देखें, होता ये कि ये जो बेहतरी होती है ना, इसको आने में वक्त लगता है, और
जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं या जो ये कह लें कि ग्रोथ कम होना, महंगाई में इजाफा होना, कीमतें बढ़ जाना और करेंसी का गिर जाना, ये फौरन होती हैं। और इसका भी जो इसकी भी बेसिस होती है वो बहुत साल तक अगर पॉलिसीज ठीक ना हो तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इवेंचुअली नजर आता है और ओवरनाइट नजर आता है। यही प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में यही होता है। डिफॉल्ट एकदम से क्या होता है कि डिफॉल्ट एकदम से जो है आप पेमेंट्स नहीं दे पाते, लेकिन उसके पीछे पूरी हिस्ट्री होती है। लेकिन जब आपकी चीजें बेहतर होना शुरू होती हैं तो पहले तो ये आपको ऑफकोर्स यकीन नहीं आता, दूसरा उसकी ट्रांसलेशन बहुत टाइम के साथ होती है। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से होती है कि एक बायर जो होता है या दुकान वाला जो होता है अपना जो इन्वेंट्री वो लेता है और वो जो बेचता है, तो इन्वेंट्री के अगर प्राइसेस गिर जाएं तो लेकिन वो इन्वेंट्री की प्राइसेस क्योंकि उसने महंगी ली हुई होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका इम्पैक्ट आता है जब तक उसकी प्राइसेस जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हो जाती। तो मेरा ख्याल ये है कि आने वाले महीनों में महंगाई में आहिस्ता आहिस्ता कमी होगी, प्रोवाइडेड कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी साहिब इक़्तिदार हैं, वो ये मेक श्योर करें कि अगर पेट्रोल की कीमतें नीचे जाती, जो कि जाएंगी इस फोर्टनाइट में एक्सपेक्टेड है कि कल जो है प्राइसेस नीचे हों, या फिर आगे आने वाले दिनों में अगर बेहतरी आती है तो उसे मेक श्योर करें कि आम आदमी तक पहुंचे। क्योंकि होता ये है कि प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं लेकिन कम जो है बहुत रेयर होती हैं। ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन हमारी जैसे कंट्री में जहाँ की गवर्नेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पिसता है। तो मेक श्योर किया जाए कि चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, फेडरल हो, लोकल गवर्नमेंट्स हो, ये सारा ये मेक श्योर करें कि आम आदमी तक इसके असरात पहुंचे, तब जाके एक सही मानों में जो है वो पॉजिटिविटी आएगी और बेहतरी आएगी। ये जब पेट्रोल आप कह रहे हैं सस्ता होगा, क्या इससे हम बिजली पर कोई फर्क देखेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि पेट्रोल पहले भी कुछ नीचे आया लेकिन महंगाई उसके बावजूद बढ़ी, क्योंकि गैस की कीमतें बढ़ गई, बिजली की कीमत उसके बावजूद बढ़ गई, सर्कुलर डेट फिर भी कम नहीं हो सका। ज़राअत की बात करें, सबसे बड़ा शोबा कहा जाता है, उसमें खाद की कीमतें बढ़ गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसकी हो रही है। तो ये भी एक मसला है कि कहीं अगर कमी होती है तो दूसरी तरफ उसी तरह ही मामला बढ़ता चला जाता है और जो टोटल इम्पैक्ट आता है वो फिर महंगाई की सूरत में। एब्सोल्युटली, देखिए हमारा मसला गवर्नेंस का है और हमारा मसला मैनेजमेंट का है। हमारा मसला कोई बहुत बड़े नहीं है इश्यूज। हम अपनी रिसोर्सेज को, अपनी पॉलिसीज को, अपनी जो है मार्केट्स को सही से गवर्न नहीं कर पाते, सही से जो है हम अपनी मैनेजमेंट ठीक नहीं कर पाते, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, इवन टू एन एक्सटेंड प्राइवेट सेक्टर भी। अब ये हाल हो गया है कि सही से मैनेजमेंट नहीं होती रिसोर्सेज की, और यही फर्क पड़ता है इसका कि जो सबसे पिछड़ा तबका होता है उसी को इम्पैक्ट आता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ पेट्रोल की कीमतें अगर कम होंगी तो मुझे लगता है कम तो होंगी लेकिन शायद इतनी ज्यादा कमी ना हो, ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं और IMF के साथ अगर आप किसी से पैसे लेते हैं और आप अपने कर्जों को पूरा नहीं कर पाते, टैक्सेस को उन जगह से नहीं लेते जहाँ से लेना चाहिए, तो इवेंचुअली आपको यही होता है कि आप किसी ना किसी पे तो उसका बर्डन डालेंगे। तो अनफॉर्चुनेट ये रहा है कि गवर्नमेंट में जो भी आया है उसने उन गवर्नमेंट के खर्चों को ठीक नहीं किया, यानी कि खर्चों को कम नहीं किया और अपने टैक्सेस को सही जगह नहीं लगाया, जिसकी वजह से सारा निज़ाम जो है, पूरी इकोनॉमी का निज़ाम खराब रहा है, तो आम आदमी जो है वो सफ़र करता रहा है। तो मेरे ख्याल में ये कुछ ऐसा और चलेगा। रियलाइजेशन की जरूरत ये है कि पॉलिसी ठीक की जाए, रिफॉर्म्स किए जाए, एनर्जी में, फिस्कल में, टैक्सेस सही जगह लगाए जाए, खर्चे अपने कंट्रोल किए जाए, कर्जों को कम किया जाए, फिर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, जाके एक आम आदमी पे इम्पैक्ट आएगा। तो उस वक्त तक मुझे लगता है कि सिचुएशन जो है चैलेंजिंग रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब के अभी हैं कि अगर कुछ इन्वेस्टमेंट आ रही है मुल्क में या स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी देख रहे हैं तो इसको हम एक स्टेबिलिटी की तरफ ज़रूर एक कदम कह सकते हैं, लेकिन ये सोचा जाए कि जी फौरी तौर पर 1-2 महीने में कोई बेहतरी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 6 महीने से लेकर कम से कम 1-2 साल लग सकते हैं। कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।